हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो मैं करूंगी वर्ण विचार से संबंधित क्वेश्चन आंसर हिंदी व्याकरण के, जो यूपी टीजीटी पीजीटी में लाभदायक है। वैसे तो हर परीक्षा के लिए है हिंदी व्याकरण। पहला टॉपिक है वर्ण विचार। हाँ, मैंने कल लाइव क्लास ली थी तो उसमें मैसेज किया था कि स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। तो आप अपनी वीडियो को अपने फोन में जो ऐसे जूम करके देख लीजिए, उसमें आपकी वो बड़ी हो जाएगी। ऐसे इस तरह से आप स्क्रीन को छोटा बड़ा अपने फोन पे कर सकते हो। तो इस तरह से करके देख लिया, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। पहला क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए वीडियो को। और मैंने जो मैराथन क्लास की घटना चक्र के क्वेश्चन आंसर की मैराथन क्लास के 2 भाग कर रखे हैं, उनकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए चैनल पे, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट है आप देख सकते हैं। यूजीसी नेट कहानी की भी प्लेलिस्ट है और मैराथन क्लास की प्लेलिस्ट बना दी गई है। वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है? एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। पापा, बाबा, मामा या चाचा। अब जैसे हम मुंह से बोल रहे हैं पापा, तो पापा में किन का प्रयोग हुआ? होठों का। बाबा होठों से संबंधित, मामा होठों से संबंधित और चाचा तालव्य से संबंधित। तो जब भी आप उच्चारण करोगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, चाचा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है। ऑप्शन ग आंसर सही है। तालव्य ध्वनियां वे ध्वनियां जिनका उच्चारण तालु मुंह के ऊपरी भाग के स्पर्श से होता है। च वर्ग की सभी ध्वनियां जैसे च, छ, ज, झ, ञ तालव्य होती है। विकल्प ग में च ध्वनि का प्रयोग हुआ है, जबकि अन्य विकल्पों में क्या है? ओष्ठ्य, यानी कि होठों के द्वारा जो बोले गए शब्द। ओष्ठ में जो होठों के द्वारा कौन सा शब्द बोला जाता है? ब और मैं। तो ये था इसका व्याख्या। चलते दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? 12, 36, 12, 35, 11, 35 या 11, 36। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन के 11 और 35। व्याख्या देखते हैं। वर्णमाला में ऑप्शन ग हमारा सही है। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा निर्धारित मानक हिंदी वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर। हमारे हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11, जो ये स्वर दिए गए हैं। और 35 व्यंजन कैसे है तक, और 2 हमारे क्या है? वैसे तो हमारे 33 व्यंजन होते हैं, लेकिन 2 जो ये एक्स्ट्रा, इन्हें मिलाकर कितने हो गए? 35 ध्वनियों को स्थान दिया गया है। तो दूसरे का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग। तीसरा क्वेश्चन। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के ए और आ स्वर कौन से हैं? तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य या कंठ्य? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड का घ। ए और आ जो शब्द बोले जाते हैं वो कंठ्य से बोले जाते हैं। व्याख्या देखते हैं तीसरे क्वेश्चन की। ए और आ स्वरों का उच्चारण स्थान। ए और आ स्वरों का उच्चारण स्थान कंठ यानी कि गला होता है, क्योंकि इनके उच्चारण में जीहा का जो पिछला भाग है वो कंठ को स्पर्श करता है। जीहा मतलब जीभ। जब हम बोलते हैं तो इसका जीभ हमारी पलट कर कहाँ जाती है? पीछे की तरफ जाती है और उसके निकट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। सभी स्वर दीर्घ होते हैं, अघोष होते हैं, महाप्राण होते हैं, अल्पप्राण होते हैं? फोर्थ का सही राइट आंसर है ऑप्शन ग, अल्पप्राण होते हैं। तो अल्पप्राण में कौन कौन से हमारे होते हैं? सभी स्वर क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से सभी स्वर ध्वनियां अब अल्पप्राण होती है, क्योंकि इनके उच्चारण में मुख विवर से वायु की मात्रा कम निकलती है। साथ ही सभी स्वर घोष ध्वनियां भी होती हैं।
तो जितने भी हमारे जो 11 स्वर हैं वे सब क्या हैं, घोष ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? श, स, है। तो महाप्राण के अंतर्गत कौन सा आता है? ऑप्शन है। व्याख्या है वर्ण घोष सघोष, घोष या सघोष एक ही को कहते हैं, और महाप्राण दोनों होता है। घोष का अर्थ है कि उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। जब भी हम कोई उच्चारण करते हो तो उसमें क्या होता है? कंपन होता है। और महाप्राण का अर्थ होता है कि मुख से अधिक वायु निकलती है। जैसे स, श और श अघोष ध्वनि के अंतर्गत आती हैं। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। ध्वनियों का, संशोधन का, संयुक्त का, गणतंत्र का। छठे का सही राइट आंसर है संयुक्त ध्वनि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ग। छठे का है, संशोधन में अनुस्वार का प्रयोग उचित स्थान पर हुआ है। अन्य शब्दों में वर्तनी की अशुद्धि है। ध्वनियां क्या होती है? चंद्र बिंदु अनुनासिक होना चाहिए। संयुक्त सही नहीं है, लेकिन संशोधन भी सही है, गणतंत्र सही है। अनुस्वार की आवश्यकता नहीं। दिए गए विकल्पों में संशोधन व्याकरण की दृष्टि से सही अनुसार प्रयोग करता है। तो संशोधन या तो चंद्र बिंदु होता है या अंक की बिंदी होती है। तो ये दोनों सही माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? अर्थ को, शब्द मात्रा को, वर्ण को या शब्द को? सातवें का सही राइट आंसर है ऑप्शन ग, शब्द को। क्योंकि वर्ण का क्या होता है? कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता। है तो ये वर्ण है। शब्द क्या है? जैसे नाम है तो नाम का कोई अर्थ होता है इसका। तो इसलिए भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई माना गया है तो किसे माना गया है? शब्द को। व्याख्या देखते हैं इसकी। सातवें का, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी सार्थक इकाई शब्द को माना जाता है, क्योंकि शब्द ही क्या है? अर्थवान होता है। शब्द का अर्थ होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन वह सार्थक अर्थपूर्ण नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 8, उच्चारण स्थान के आधार पर छह ध्वनियां जो छह ध्वनि है कैसी ध्वनि है? ओष्ठ्य है, दंतोष्ठ्य है, तालव्य है या जिह्वा मूल्य है? आठवें का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग। छह बोला जाता है, च छह, तो कौन सी ध्वनि के अंतर्गत आती है? तालव्य। ऑप्शन ग। छह ध्वनि तालव्य है। छह ध्वनि का अर्थ स्थान, यह च वर्ग का दूसरा वर्ण है और संपूर्ण च वर्ग च छ ज झ यह तालु के स्पर्श से उच्चारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन कौन सा है? च, ज, छ और ठ। तो 9वें का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग। छ क्या है? संघर्षी महाप्राण के अंतर्गत आता है। छह जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा का ऊपरी भाग तालु का स्पर्श करता है और हवा घर्षण के साथ बाहर निकलती है। छह एक स्पर्श संघर्षी व्यंजन है और साथ ही महाप्राण ध्वनि भी है, क्योंकि इसके उच्चारण में अधिक वायु निकलती है। नौवा क्वेश्चन,
तो 9 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग 6। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठोष्ठीय ध्वनि कौन सी है? ए, ई, बड़ा ऊ या औ? 10वें का सही राइट आंसर है औ। क्या है? कंठोष्ठीय ध्वनि होती है। कंठोष्ठीय ध्वनियां वे होती हैं जिनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों होठों दोनों की सहायता से बोला जाता है, यानी कि कंठ से और होठ के द्वारा दोनों की सहायता से बोले जाने वाले शब्दों को कंठोष्ठीय ध्वनि कहा जाता है, जिसके अंतर्गत कौन से आ गए? ओ और औ। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कंठीय ध्वनि है द, भ, छ और क। 11वें का सही राइट आंसर है ऑप्शन घ। क जो ध्वनियां है ये कंठ्य ध्वनि के अंतर आती है, और क वर्ग की सारी ही ध्वनियां क, ख, ग, घ कहाँ से बोली जाती हैं? ये कंठ्य ध्वनि से बोली जाती है। ये देखिए यहाँ पे जो वर्ग दिया गया, कंठ्य ध्वनियां वे होती है जिनका उच्चारण कंठ से होता है। क वर्ग में क, ख, ग, घ सभी वर्ण किसके होते हैं? कंठ के होते हैं। 12वां है, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है, कहलाती है क्या? नासिकीय ध्वनियां, कांकल्य स्पर्श, घोष ध्वनि, महाप्राण ध्वनि। 12 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग महाप्राण ध्वनि। नेक्स्ट है, महाप्राण ध्वनि का उदाहरण वो देखते हैं। महाप्राण ध्वनियां कौन कौन सी ध्वनियों के अंतर्गत आती हैं? वे ध्वनियां जिनके उच्चारण स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता तो कहलाती है घोष ध्वनि। इसकी व्याख्या देते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष ध्वनियां कहते हैं। जिन ध्वनियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष ध्वनियां कहते हैं। 13 क्वेश्चन, घ का उच्चारण स्थान होष्ठ, तालु, कंठ और दंत। तो 13 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन घ दंत। व्याख्या देखते हैं 13 की। कंठ में कौन से वे आते हैं? जैसे घ वर्ण और क वर्ग का चौथा व्यंजन। क वर्ग और घ वर्ग का चौथा व्यंजन कैसे आएगा? तो क वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, जैसे क, ख, ग और घ। तो क वर्ण का कौन सा वर्ग बताया ने? चौथा। तो चौथे में कौन सा आ गया? ये संख्या नंबर 4 से संबंधित। और पहला हो गया क, तो घ वर्ण और क वर्ग का चौथा व्यंजन क वर्ग के सभी वर्ण उच्चारण स्थान में कंठ से होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ण आयोगवाह कहलाते हैं? ए और आ, अंग और ऋषि, आ या अंगा, अंग या अंगा। तो 14 का सही राइट आंसर है घा। 14 की व्याख्या देखते हैं, अंग अनुस्वार अंगा विसर्ग को हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि ये न तो पूरी तरह स्वर है और न ही ये व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। 15वां क्वेश्चन नंबर, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यावहारिक और अनुशासित रूप क्या कहलाता है? अक्षर, वर्ण, पद या शब्द। 15वें का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन घ शब्द। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यावहारिक और अनुशासित रूप क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों के व्यावहारिक अनुशासित रूप पद कहलाता है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो व्याकरण के नियमों से बंध जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? पद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, तो 15 का कौन सा आंसर सही हुआ? ग। 16, निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि है?
खे खे डे ढे। तो 16 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन घ। घ ध्वनि अघोष महाप्राण के अंतर्गत आती है। 16 की व्याख्या। ख एक अघोष ध्वनि है, उच्चारण में कंपन नहीं होता, और महाप्राण ध्वनि है, उच्चारण में अधिक वायु निकलती है। सोलह का सही राइट आंसर है अघोष अघोष महाप्राण ध्वनि बतानी है। तो अघोष महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत कौन सा आंसर आएगा, क्या आएगा? 17। अतंस्त व्यंजन कौन से हैं? च छ ज झ त थ द ध प फ ब भ य र ल व। तो राइट आंसर कौन से होगा 17 का? घ य र ल व। प ध्वनि का उच्चारण स्थान मूर्धन्य से, तालव्य से, दंत से या ओष्ठ्य से। 18 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ख तालव्य से। पै ध्वनि, पै ध्वनि क्या है? पै ध्वनि के सारे वर्ग किससे बोले जाते हैं? उससे तालव्य से बोले जाते हैं। तो इसमें यह पै ध्वनि। पै वर्ग के सभी वर्ण जैसे पै फै बै भै मै का उच्चारण दोनों होठों के स्पर्श से होता है। क्वेश्चन नंबर 19। द ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है तालव्य, दंत्य, कंठ्य या ओष्ठ्य। तो 19 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ख दंत्य से होता है, दंतों के बीच से बोला जाने वाला शब्द। दंत में आएंगे तय वर्ग के वर्ण त थ द ध न का उच्चारण जीभ के दांतों को छूने से होता है। क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से कौन सी ध्वनि अतंस्त नहीं है? व, ब, र और ल। तो अतंस्त नहीं बतानी, य व। अतंस्त कौन कौन सी है? य, र, ल और व है, तो ब नहीं है। 20 एक ही। यह र ल व अतंस्त व्यंजन, जबकि ब एक क्या है? स्पर्श व्यंजन है जो ओष्ठ्य वर्ग का है, होठों के द्वारा बोला जाता है ब वर्ण से। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11, 12, 13 या 14। 21 का सही राइट आंसर है 11 है। इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है? ख, थ, च और फ। तो अल्पप्राण में अंतर्गत कौन से आते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा। 22 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग च। व्याख्या देखते हैं 22 की। कौन से व्यंजन अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं? अल्पप्राण वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में क्या होती है? वायु कम मात्रा में निकलती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। च वर्ग का पहला वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? क, च, ट, य। तो स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? 23 का सही राइट आंसर है ये कौन सा वर्ण है? ये वर्ण है अतंस्त। ओ और आउ किस प्रकार के वर्ण ताल हैं? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ्य या कंठोष्ठ्य। तो ये है कंठोष्ठ्य। 24 का घ। कंठोष्ठ्य कहाँ से बोले जाते हैं? और आव का निर्माण कंठ और ओष्ठ और गले और होठों दोनों के सहयोग से
इनका उच्चारण होता है। 25 का हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? 50 है, 52 है, 54 है या 55 है? तो 25 का सही राइट आंसर होगा 52 है। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है। कुल 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन है, 2 द्विगुण व्यंजन और 2 अयोगवाह है। अयोगवाह किसे कहा जाता है? विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त को, अल्पप्राण को। 26 का सही राइट आंसर है विसर्ग को। अयोगवाह किन्हें कहा जाता है? अंग और अंगा, जिनके पीछे विसर्ग लगा। 26 का सही राइट आंसर है विसर्ग। छब्बीस की व्याख्या देखते हैं। अंग और अनुस्वार विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है क्योंकि ये न तो पूरी तरह स्वर होते हैं और न ही पूरी तरह व्यंजन। 27 स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? दीर्घ है, प्लुत है, ह्रस्व है या उपयुक्त तीनों? तो 27 का सही राइट आंसर है उपयुक्त तीनों ही आते हैं। स्वर भी, दीर्घ भी और प्लुत भी। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का विशेष्य है ओष्ठ्य स्पर्श, अल्पप्राण है, निरनुनासिक है। तो 28 का सही राइट आंसर है द्योष्ट्य। यह द्योष्ट्य स्पर्श है, अल्पप्राण है, घोष है और निर्नानुष्टुप्ति है, निर्नुनासिक है। 28 की व्याख्या देखते हैं। द्योष्ट्य स्पर्श, अल्पप्राण और घोष, निर्नुनाशक। ब वर्ण का उच्चारण दोनों होठों के स्पर्श से होता है, इसलिए ये द्योष्ट्य है। यह एक स्पर्श व्यंजन है। यह घोष ध्वनि है क्योंकि इसके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होता है। और यह अल्पप्राण है क्योंकि इसमें कम वायु बाहर निकलती है। यह निर्नुनासिक है क्योंकि यह नासिकीय ध्वनि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30। 6 एक संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों के संयोग से करता है? क ख ग घ। तो राइट आंसर होगा 29 का ऑप्शन ग। क प्लस, क में क्या है? ये हलंत है और प्लस है, पेट चिरा से स बोलते थे हम तो। 29 का है स्पष्टीकरण है। हिंदी वर्णमाला में 6 जो एक संयुक्त व्यंजन है जो क आधा, क और श षटकोण वाला श के मेल से बनता है। 30 अनुस्वार वास्तव में नासिक्य व्यंजन का प्रतिनिधि है। कौन से नासिक्य? जो हमारे नाक के द्वारा बोले जाते हैं। तो 30 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन क। एंड न न मैं, ये हमारे नासिक के अंतर्गत आते हैं। इन्हें पंचमाक्षर भी कहा जाता है। 30 का है अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्णों में के स्थान पर किया जाता है। ये सभी क्या है? नासिकीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। 31 का है हिंदी के वर्णवर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण होता है। पंचम वर्ण का उच्चारण किसके रूप में होता है? विसर्ग के रूप में, चंद्र बिंदु के, अनुनासिक या हलंत के रूप में। तो 31 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन के अनुनासिक के रूप में होता है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा, अनुस्वार, हर्ष या प्लुत? 32 का सही राइट आंसर है ऑप्शन के मात्रा। श्रेय एक संयुक्त व्यंजन है। इनमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? श रै को, श रै को, श रै वर्णों का या श्रेय एक वर्णों का? तो 33 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ग। 33 की व्याख्या देख लेते हैं। 31 का अनुनासिक में ये 5 अक्षर दिए। 32 का है मात्रा में
स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। इसी समय के आधार पर स्वरों को हार्श और दीर्घ प्लुत में वर्गित किया गया है। कौन से क्वेश्चन का है? 32 की व्याख्या है। 33 की है से, इनमें कौन से शब्द यूज किए गए? से प्लस रे। से प्लस रे से कौन सा संयुक्त बनता है? से सर्मिक वाला। से हलंत और रे वर्णों के संयोग में होता है। नेक्स्ट है मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? वर्ण, समरूप, रूप या शब्द। 34 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ख, समरूप या ग्रैफीम। 34 की व्याख्या देखते हैं। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप या ग्रैफीम। जैसे स्वरों के प्रतीकात्मक चिन्हों को जो व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं समरूप या ग्रैफीम कै के रूप में जाना जाता है। प्रतीकों चिन्हों के रूप में व्यंजन के साथ जुड़ते हैं। 35 निम्नलिखित में से ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है। च में, पै में, भै में या मै में। तो भाई च में नहीं है। च कौन सा है? तालव्य वर्ण का है। 35 का हो गया ए, यानी कि कै आंसर होगा। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन नंबर। छह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये है तालव्य के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है 36 का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? तो कौन सी तालव्य? च, पै, ल, है। 37 का सही राइट आंसर है च। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? आ, ई, बड़ी, ए। तो राइट आंसर होगा 38 का कै। आ पश्च स्वर आ के अंतर्गत आता है। 38 ये इनकी व्याख्या दी गई है तो आप यहां से देख लीजिए। 38 में है पश्च स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सक्रिय होता है। जैसे आ, उ, बड़ाऊ, ओ, आउ पश्च स्वर हैं। ई, बड़ी ई अग्रस्वर के अंतर्गत और ए मध्य स्वर के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट है, कभी अग्रस्वर पूछ लेते हैं, कभी पश्च और कभी मध्य। तो मध्य में कौन सा आएगा? ए स्वर। और अग्र में छोटी बड़ी। और पश्च स्वर में हमारे दो और जो चार पांच स्वर हमारे पश्च स्वर में आते हैं। पश्च स्वर से अर्थ रखोगे 5 स्वर। आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। 39 निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण ध्वनि नहीं है? ख, ठ, ज, ट। तो 39 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग। ग और घ, ड और ध किस में आते हैं? अघोष ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। है तो इसमें दो ऑप्शन दिए गए। व्याख्या देखते हैं इसमें क्या दी गया है 40 की। तो महाप्राण ध्वनि इसमें जय नहीं दिखाई। महाप्राण अच्छा 39 का देख लेते हैं। महाप्राण ध्वनियां वे होती हैं जिनके उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, यानी कि दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ख वर्ग कै वर्ग का दूसरा और ट वर्ग का दूसरा महाप्राण है। जय च वर्ग का तीसरा और ट वर्ग का पहला, तो ये अल्पप्राण आएंगे। तो इसमें पूछा महाप्राण ध्वनि नहीं है, तो जय नहीं है। 39 का आंसर होगा ऑप्शन ग। जय नहीं है 39 में। जय और ट दोनों। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि का है? ग, घ, ड, ढ, फ या द, ध। 40 का सही राइट आंसर होगा फ। अघोष ध्वनि के अंतर्गत देखते हैं कौन सी ध्वनियां आती हैं। जैसे फ और स अघोष ध्वनियां हैं।
अघोष ध्वनियां वे होती है जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा श और फे वर्ग का दूसरा और श अघोष है। अन्य विकल्पों में सघोष ध्वनियां हैं। तो 40 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ग। इसमें फे ही दिया गया है तो ग सही है। 41 इन सूचियों को मिलान करना है। 41 में च कौन सा है? तालव्य से संबंधित। व और द व हो गया ओष्ठ्य से, द हो गया दंत्य से और क हो गया कोमल तालु यानी कंठ से। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन 1 बनेगा। 41 का क। ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग अवश्य है? अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग या कोई नहीं? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसकी व्याख्या देखी थी। 42 का क अग्रभाग होता है। मध्य भाग में छोटा है आता है और पश्च भाग में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ, ये शब्द पश्च और बड़ा आ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ, ये 5 पश्च भाग के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन क। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? क, च, ट या औ? 43 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन क। ये संयुक्त ध्वनि के अंतर्गत आता है। 43 की व्याख्या देख लेते हैं। ये 41 का दिया हुआ है। अग्रभाग सक्रिय रहता है। 43 संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। यानी कि दो व्यंजनों, जैसे क और यह क्या है? आधा क और ये क्या? दोनों व्यंजन है। एक संयुक्त ध्वनि या व्यंजन गुच्छ है जो क प्लस यक से मिलकर बना है। च द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगर एक जैसे वर्ण हो गए तो वो आएंगे द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत। ट स्पर्श व्यंजन है और औ जो एक संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। तो ये याद रखना है। 44 कंठोष्ठीय ध्वनि का उदाहरण है तो कौन सा? औ है। ऑप्शन ओ। 44 का सही राइट आंसर है क। नेक्स्ट है प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित या संघर्षहीन? 45 का सही राइट आंसर है पार्श्विक। 45 की व्याख्या देखते हैं। पार्श्विक प्रयत्न के आधार पर लय एक पार्श्विक ध्वनि है जिसका उच्चारण करते समय हवा जीभ के किनारों और पश्चों से बाहर निकलती हुई जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 न वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु, मूर्धा, वत्स या कंठ? 46 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ख मूर्धा। अभ्यंतर के प्रयत्न के अनुसार वर्णों के कितने भेद हैं? 3, 4, 2 या 5? 47 का सही राइट आंसर है ऑप्शन क 3 भेद बताए गए हैं। व्याख्या देखते हैं 47 की। अभ्यंतर के अनुसार वर्णों के 5 भेद हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, विवर्त, ईषत् विवर्त और संवर्त। तो ये 5 प्रकार के हैं। 1, 2, 3, 4, ईषत् विवर्त और संवर्त 5। तो 47 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन घ 5। उच्चारण के आधार पर
है ओष्ठ्य, मूर्धन्य, तालव्य, कंठ्य। तो 48 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन घ, कंठ्य वर्ण है। अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को कहते हैं वर्णमाला, लिपि, शब्द और वाक्य। 49 का सही राइट आंसर है ऑप्शन घ, शब्द। आ स्वर है, विवर्त है, अर्धविवर्त है, संवर्त है, अर्ध संवर्त। तो 50 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन क, विवर्त। न व्यंजन है, विवर्त। 50 की व्याख्या देखते हैं। आ जो है एक विवर्त स्वर है, मतलब खुला हुआ, जिसमें मुंह खुला होता है। जब भी हम आ बोलेंगे तो हमारा क्या होगा, मुंह खुला होगा, जिसका उच्चारण करते समय मुख द्वार पूरी तरह खुला रहता है। न व्यंजन कैसा व्यंजन है, तो ये मूर्धन्य है। मूर्धन्य व्यंजन उस श्रेणी में आता है क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा यानी कि दांतों के ठीक पीछे का जो कठोर भाग को स्पर्श कर होता है, उसे मूर्धन्य कहते हैं। मूर्धन्य दांतों के ठीक पीछे का जो कठोर भाग होता है, उससे जो स्पर्श होते हैं उसे हम मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। 52। उच्चारण स्थान की दृष्टि से यह वर्ण है, तालव्य है, मूर्धन्य है या कंठ्य है। 52 का सही राइट आंसर है तालव्य। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं च छ जय, ट ठ ड ढ, प फ ब भ और त थ द ध। 53 का सही राइट आंसर होगा ख। ये सारी ध्वनियां जो हैं मूर्धन्य ध्वनिया के अंतर्गत आती है। हिंदी की स्पर्श घोष माप्राण ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है भ, ठ, ठ और है। 54 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन के भ। भ जो है माप्राण ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित वर्गों में कौन सा समूह मूर्धन्य ध्वनियों का है, तो ट ठ ड है ऑप्शन ख। 55 का 56 है। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ्य है, थ, फ, मैं, व। तो 56 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन घ, व। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है क, छ, त, प, तो छ है। हिंदी की बै ध्वनि कौन सी है, दंत्य है, ओष्ठ्य है, वर्च्य, तन्य, तो ओष्ठ्य है। 58 का निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ्य ध्वनि कौन सी है, ई है, त है, प या है। तो 59 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन घ, है जो है कंठ्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। हिंदी की ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है थ, भ और ज, यानी कि जो दोनों होठों से मिलकर बनता है कौन सा वर्ण है, 60 का आंसर होगा ग, भ। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवर्ध स्वर ध्वनि है ए, ई, आ या ए। 61 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ख, ई, अवृत्ताकार है। 52 उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि कौन सी है, दंत्य है, दंतोष्ठ्य है, कंठतालव्य, तालव्य। तो 62 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, दंतोष्ठ्य। वह ध्वनि क्या है, दंत और ओष्ठ दोनों से मिलकर चरण। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य पर्यटन के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं। 63 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन है, 2 भेद माने हैं। 63
62 क्वेश्चन की सब वो देख लेते हैं, शब्दावली दी हुई है इसमें। जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो याद रखने, घोष जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन हो, जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, इसमें क्या होता है, बोलने में कंपन होता है। महाप्राण जिनके उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकले, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। ओष्ठ्य जिनका उच्चारण होठों की सहायता से हो, पै वर्ग के अंतर्गत आते हैं। मूर्धन्य जिनका उच्चारण मूर्धा दांतों के ऊपर का कठोर भाग से हो, टै वर्ग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 64, महाप्राण ध्वनियां कौन सी हैं जिनके उच्चारण मुख से अधिक वायु निकलती है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण किसके अंतर्गत आता है? महाप्राण के। ट वर्ग का दूसरा महाप्राण है, जबकि क ग घ अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। 64 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? तो महाप्राण के अंतर्गत ठ ही आएगा 64 का। 65 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती है? च छ ज झ, क ख ग घ, प फ ब भ, ट ठ। तो कौन सी है? 65 का आंसर क। क वर्ग की कंठ्य से, ट वर्ग की मूर्धा से और प वर्ग की होठों से। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत्य व्यंजन ध्वनि है। भ ठ ध ध। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 66 का सही राइट आंसर है थ। कौन सी ध्वनि अल्पप्राण के अंतर्गत आती है? ख ध त और घ। तो 67 का सही राइट आंसर है अल्पप्राण के अंतर्गत त आता है। हिंदी की तालव्य कौन सी है? तो त के अंतर्गत त थ द ध, ये तालव्य से। 68 सॉरी, च छ ज तालव्य के अंतर्गत बोलने वाली ध्वनियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पप्राण ध्वनि है? तो क अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। 69 ऑप्शन क। मूर्धन्य ध्वनियों में कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ट ठ ड ढ। 70 का सही राइट आंसर है ढ नहीं है, महाप्राण के अंतर्गत आता है। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा या पहला चौथा, यानी कि दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण ध्वनियों के अंतर्गत आता है। 72, निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा कहलाता है? य, मैं, र या ल। तो राइट आंसर होगा 62 का ऑप्शन क। यह जो है अर्ध स्वर के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी है? तो क और ख कंठ्य ध्वनि के अंतर्गत आती है, ऑप्शन क। निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? झ, ज, ठ, क, त। तो अल्पप्राण अघोष के अंतर्गत 74 का होगा घ, क और त। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द है, व्यंजन है, वर्ण है, स्वर है या कौन सी है? तो 75 का सही राइट आंसर है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई के अंतर्गत आएगा वर्ण। अगर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी होगी, तो शब्द होगा। अंतर, क्वेश्चन को पढ़ना है, हमें देखना है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। हिंदी की सहध्वनि है मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य, ओष्ठ्य। 76 का सही राइट आंसर तालव्य। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों की व्यवस्थित समृद्धि को या समूह को, या तो 77 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ग। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। सही कथन चुनना है। यह और वह ध्वनियां अर्धस्वर कहलाती हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। अवधेश का विग्रह अव प्लस देश होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। तो सही कथन चुनना है। 60 नहीं है, 52 है। ये सही है।
यह और वह ध्वनियां कौन सी है? अर्ध स्वर के अंतर्गत आती है। 78 का क, तो ऑप्शन 1। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई 64 क्वेश्चन से, आप यहाँ पे देख लीजिए जो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि मेन पेपर जो देने जा रहे हैं उन्हें व्याख्या, अर्थ, परिभाषा ये सब एग्जाम्पल में देने पड़ेंगे। तो आप, मैंने एक व्याख्या सहित यहाँ पे इनका डिटेल रख दिए, तो आप यहाँ से वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। अवधेश का जो है ये कुल 52 वर्ण होते हैं, 60 नहीं होते हैं। और 33 व्यंजन। अवधेश का अवध प्लस ईस होगा सही। और व्यंजन का जो उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं हो सकता, स्वर की सहायता के बिना व्यंजन केवल आधा वर्ण होता है, जैसे क। ये अर्ध स्वर के अंतर्गत है। यह और वह अर्ध स्वर कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण करते समय वायु मार्ग में बहुत कम अवरोध होता है। ये कभी स्वरों तो कभी व्यंजन की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है भाई, तो वीडियो कैसी लगी? आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।